गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चौधरी एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा कि हमने एक नोटिफिकेशन डाला था कि नए साल से न्यू ईयर से जूलॉजी लेके आ रहे हैं ऑप्शनल पेपर यूपीएससी का। तो हम आज जो शुरुआत करेंगे वो यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल के सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट जो है उससे सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनिल्स एंड फंक्शंस, यानी कि कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका क्या है और इसके जो कोशिकांग हैं उनकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शंस है। ये पीपीटीज आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल चौधरी एजुकेशन पॉइंट 5501 से। हम साथ साथ टॉपिक्स करते चलेंगे। अब ये एक टॉपिक होने के बाद में 1 या 2 दिन के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तब तक इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। तो सबसे पहले सेल क्या चीज है, सेल की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी काम को करने के लिए जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो चाहिए वो यूनिट सेल है। अब आपको जैसे किसी चीज को उठाना है, किसी चीज को उठाने के लिए आप अपने हैंड्स को यूज करेंगे। ये आपके हैंड्स किससे बने हैं? सेल से। तो लोवेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज इन द लाइफ, दैट इज सेल। सेल को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने, किसमें? कॉर्क के अंदर 1665 के। ठीक है। उसके बाद में आप देखिए प्लांट्स के अंदर सेल मिलेगी, एनिमल्स है, आपके जो बर्ड्स हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं, सभी के अंदर सेल मिलती है। सेल थ्योरी आती है उसके बाद में कि ठीक है, क्या है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी दी थी श्लीडेन और स्वान ने 1839 में दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सभी लिविंग थिंग्स या जो है वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। ये जो सेल है ये अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या करती है, सेल डिवीजन से बनेगी। जैसे आपकी बॉडी के ऊपर कोई कट लग गया तो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे वो हील हो जाता है और वो सरफेस आपको पता ही नहीं चलता कि पहले यहाँ कोई कट था क्या या कोई चोट थी क्या। तो वो कैसे हुआ? आसपास की जो सेल थी, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थी, उन्होंने सेल डिवीजन किया और वहां सेल बना दी। वैसे ही आप देखते हैं कि स्पर्म और ओवम ये दोनों मिलते हैं और एक पूरा का पूरा आप देखते हैं कि ह्यूमन बन जाता है। तो ये कैसे हुआ कि स्पर्म और ओवम थे, फिर गैस्ट्रोला बनता है, ब्लास्टोला बनता है, मोरूला, ये अलग अलग फेजेज होती है। तो इसमें क्या करती है, ये दोनों पहले सिंगल सेल थी और इन दोनों सेल ने मिलकर एक पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बना दिया। तो ये कैसे हुआ? सेल डिवीजन के थ्रू हुआ। और सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट होती है, जो हम अभी डेफिनेशन के अंदर देख के आए हैं। तो वही चीज है। आगे देखते हैं तो सेल दो तरह की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना। और इसी बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जैसे आप देखेंगे तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, ह्यूमंस आते हैं मल्टी सेलुलर के अंदर। इनकी पूरी की पूरी सिंगल सेल में काम चल जाएगा और इनका मल्टी सेलुलर में होता है। जैसे इसमें बैक्टीरिया आ गए और उसमें आपके ह्यूमंस आ गए। पर फंक्शन सभी के सेम होते हैं, है ना। चाहे वो मल्टी सेलुलर हो चाहे वो यूनिसेलुलर हो, फंक्शन सबके सेम होंगे। कैसे होंगे? सभी को क्या काम करता है? खाना है, पीना है, और क्या करेंगे? अपनी जो ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फर्स्ट वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जाएगी, है ना। इन्वायरमेंट के अंदर कोई स्टिमुलस अगर मिलता है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन करना है, और अगर आप फूड प्रोसेसिंग करके न्यूट्रिएंट ले रहे हो तो कुछ वेस्ट मटेरियल मिलेगा, उसको बाहर निकालेंगे, है ना। और रिप्रोडक्शन, तो ये सभी चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ये सब चीजें चलती रहती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सब में अलग अलग होती है ना। यूनिसेलुलर होते हैं तो इनके अंदर हमें देखने को पड़ेगा, फीजन देखने को मिलता है ना, बडिंग देखने को मिलता है ना। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है। अब ये होता है कि हम सेल्स को देखते कैसे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है। सेल फ्रैक्शन, सेल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि सभी ने ब्लड इन्वेस्टिगेशन तो करवाई ही होगी। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करते हैं कि जब भी
आपका ब्लड वो लेते हैं, तो उसके बाद में वो एक पीपेट के अंदर, आप इसको पीपेट की तरह ले लो, है ना। तो एक जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब में आपका ब्लड लेंगे और उसके बाद में उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखते हैं, तो उससे आपका सीरम वगैरह अलग हो जाता है। तो ये सेल फ्रैक्शन और माइक्रोस्कोप में तो हम देख ही सकते हैं। और हमारी सेल्स जो होती है वो नैनोमीटर से लेकर कुछ मीटर्स तक हो सकती है। कुछ मीटर में देखें तो आप ह्यूमन बॉडी की हाइट देख लो, है ना। और स्मॉलेस्ट सेल तो बैक्टीरिया की मिल ही जाती है, बैक्टीरिया वगैरह में, वायरस वगैरह में, इनमें देखने को मिल ही जाती है। अब ये कुछ मेथड दिए हुए हैं कि कैसे आप देखोगे माइक्रोस्कोप वाला, तो ये आप जनरली पढ़ सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रिजोल्विंग पावर क्या होती है, ये सब चीजें इसमें दे रखी है। बाकी इतना कोई काम की ये चीजें नहीं है। ये माइक्रोस्कोपिक मेथड दिए हुए है ना, कि कोई पिंक दिखती है, कोई आपके ग्रीनिश दिखेगी, कोई ब्लूइश दिखेगी, है ना। स्टेन कैसा ले रही है वो, है ना, उसमें स्टेन कैसा है, स्टेन के हिसाब से ये दे रखी है। तो ये माइक्रोस्कोपिक मेथड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अगर देखना चाहे तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इस चीज में यहाँ दे रखा है। सेल्फ फ्रैक्शन में ये वही दे रखा है ना, ये होमोजिनाइजेशन जो भी है, डिफरेंट सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती है, इनमें डालकर वो कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि बेसिक फीचर्स में अगर आप देखोगे सेल में क्या होता है, तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो सेल के बाहर होगी। साइटोसोल जो उसके अंदर जो लिक्विड भरा रहेगा वो होता है। फिर उसके अंदर उसके सेल ऑर्गेनिल्स रहते हैं, है ना। और सेल ऑर्गेनिल्स में अगर हम देखेंगे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, राइबोसोम आ जाता है, लाइसोसोम्स आ जाते हैं, और आपके गोल्जी बॉडी आ जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आ जाती है। तो ये क्या चीजें हैं, इनकी क्या वर्क्स हैं, क्या फंक्शन करेंगी, वो सारी चीजें आगे देखेंगे। और डीएनए और आरएनए आपको पता है जेनेटिक मटेरियल है, जो हमें किस में मिलेंगे, न्यूक्लियस में मिलेंगे, जो हमें किस में मिलेंगे, न्यूक्लियस में मिलेंगे। अब आता है कि दो तरह की सेल आपने देखी होगी, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। क्या है प्रोकैरियोटिक और क्या है यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब हिंदी में देखें तो आदिम, यानी कि जो एंशियंट चीजें हैं वो प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगी। तो अगर किसी चीज की स्टार्टिंग होती है तो हमें भी पता है कि अगर किसी चीज की शुरुआत हुई है तो उसमें उतनी वेल डेवलप्ड चीजें नहीं मिलती है ना। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट किस बेसिस पे बांटा गया है, तो इनको बांटा गया है न्यूक्लियस के डब। अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, तो वो आगा यूकैरियोट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, तो वो आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बस इतनी ही चीजें हमें याद रखनी है ना। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड विदाउट ए मेम्ब्रेन सेपरेटिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। मतलब इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक है तो इसमें ये सेल है, तो यही कहीं इस साइटोप्लाज्म के अंदर सीधा ही इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पड़ा रहेगा। और प्रोकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की आप बात करेंगे तो ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ दिखा रहा है पिलाए, पिलाई का मतलब जो फ्लैजिला पिलाए, ये सारे के सारे मोशंस में काम आते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटिंग सरफेस है, ये राइबोसोम्स, न्यूक्लियोइड, कैप्सूल, है ना। ये बैक्टीरिया की सेल दिखा रखी है। कैप्सूल क्या है, इसका प्रोटेक्टिंग जो लेयर होती है वो होती है। फ्लैजिला जो इसको मोशंस देगा, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया की जो बता रखी है। तो इसमें आप ये देखिए, ये सेल है और इस सेल के अंदर ही इसका सीधा का सीधा जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। और ये यहाँ साइज दे रखे हैं, अभी बात हमने की थी नैनोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होते हैं। तो अगर नैनोमीटर में है तो वैसे दिखेगा नहीं, तो देखना कैसे पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। उसके बाद में अब आ जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसमें थोड़ा सा अगर हम एक चीज देखना चाहे तो हम ये देख सकते हैं कि जो एक एनिमल सेल होती है और एक प्लांट सेल होती है, मोस्ट ऑफ चीजें इनमें सेम ही मिलेगी। बस प्लांट सेल में हमें एक सेल वॉल और देखने को मिलती है जो एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलेगी। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज मिलेंगी, और आप अगर देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, मोस्ट ऑफ सभी चीजें मिल जाती है ना। एक आता है कि जो वैक्यूल्स होती है, वैक्यूल्स एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल मिलती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल्स मिलती है ना। और
इसके अंदर एक एनिमल सेल के अंदर हमें कुछ प्लास्टिड मिलता है ना, प्लास्टिड मिलता है जो एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। प्लास्टिड में जैसे आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट हमें मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है फूड बनाएगा ना, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस से प्लांट के लिए फूड बनाता है। ठीक है, तो ये बस थोड़े से जनरल डिफरेंस है, बाकी लगभग चीजें सेम ही मिलेगी। सबसे पहले बात आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगी। ठीक है जी, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले तो अगर बात करेंगे एनिमल सेल की तो ये सबसे आउटर रहेगी, और अगर बात आती है प्लांट सेल की तो इसके बाहर हमें सेल वॉल और मिल जाती है। सबसे बाहर की अगर चीज है ये, तो इसका सबसे पहले काम होगा प्रोटेक्शन का, यानी कि ये बैरियर की तरह काम करेगी, यानी कि ये सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देगी और बाहर आने देगी, अंदर आने देगी बाहर जाने देगी, यानी कि सेलेक्टिव बैरियर। सेलेक्टिव परमिएबल है, यानी कि जो चीजें बेनिफिशियल है उनको इजीली अंदर, वेस्ट मटेरियल को बाहर, है ना। ऑक्सीजन आने देगी, न्यूट्रिएंट्स आने देगी, वेस्ट जो मटेरियल्स है उनको बाहर निकालेगी, है ना। तो ये काम करती है। इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो फोस्फोलिपिड यानी कि जो लेयर्स होती है, एक इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यूं आपको लिपिड लेयर मिलेगी, एक लिपिड लेयर ये रही, एक लिपिड लेयर ये रही, और इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको यूं प्रोटीन्स जो रहेंगे, ये चैनल की तरह काम करते हैं, प्रोटीन्स भी जो होते हैं। और सेल वॉल की अगर हम बात करें तो वो रिजिड होती है और प्लांट्स के अंदर मिलती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अंदर आपको एक हाइड्रोफिलिक रीजन मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन में एक हाइड्रोफोबिक रीजन मिलेगा। हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है यानी कि वो वाटर के साथ अटैच हो सकता है, और हाइड्रोफोबिक है यानी कि वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए एनिमल सेल में दे रखा है आपको क्या, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी जो स्मूथ और रफ होती है। स्मूथ का मतलब है उस पर कुछ नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है इसके ऊपर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे। राइबोसोम क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। फ्लैजिलम मोशन का काम करती है, मूवमेंट का काम करेंगे। सेंट्रोसोम्स ये सेल डिवीजन में काम करेंगे। प्रोक्सिसोम्स ही वही काम करेंगे। माइक्रोविलाई ये छोटे छोटे विलाई जो होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं। और लाइसोसोम्स जो होते हैं, इससे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं ना, डाइजेशन का काम करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस का काम करेगा, एटीपी बनाएगा, यानी कि सारी जो एनर्जी मिलेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का काम करती है। गोल्जी एपरेटस ये फूड पार्टिकल्स या कुछ भी चीजें हैं उनको, उनके ट्रांसफर का काम करेंगे, कुछ प्रोटीन बनाने का काम भी करेंगे। राइबोसोम्स जो है ना, प्रोटीन्स बनाएंगे ये देखो अब सिर्फ एनिमल सेल के अंदर क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल जो होती है वो बड़ी मिलेगी, लार्ज मिलेगी, पर एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल्स मिल सकती है, छोटी होगी, सेल वाल। ठीक है, और ये प्लाज्मोडेस्मेटास मिलेंगे, है ना, जो पोर्स में काम करते हैं। और ये है आपकी एक प्लांट सेल का ओवरव्यू, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लांट सेल में आपको लाइसोसोम नहीं मिलेगा, सेंट्रियोल नहीं मिलेगी, और फ्लैजिला नहीं मिलेंगे प्लांट सेल में। बाकी देखिए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख सकते हैं, क्रोमेटिन जो मैंने प्लास्टिड वगैरह मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहा है यहाँ पर, प्रोक्सिसोम मिल रहा है, गोल्जी अपरेटस मिल रहे हैं, तो वही चीजें हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियस, इसका एनवलप और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस में क्या मिलेगा। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल रखता है। ठीक है, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन मिलती है। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है? डबल लेयर होता है, टू मेम्ब्रेन्स होती है इसकी। और इसमें न्यूक्लियोलस मिलेगा, इसके अंदर पोर्स मिलते हैं ना, इन पोर्स से ही तो जेनेटिक मटेरियल बाहर निकलेगा, है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे।
तो न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द जीन्स इन यूकैरियोटिक सेल, सम जीन्स आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का एक डीएनए होता है अपना ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया हम बताएंगे, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, जिसमें आप कई बार देखते हैं कि जो मदर से डिजीज डायरेक्ट आती है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आती है। और न्यूक्लियस एवरेज अबाउट 5 माइक्रोन्स इन डायमीटर मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप यानी कि इसकी एक लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, उससे बना होता है। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाती है ना, पोर्स मिलेंगे। ठीक है, राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जेनेटिक मटेरियल निकलेगा। ठीक है, ये इसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई होगी। और नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दैट मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। तो हर चीज, अब आपने घर भी बनाते हैं तो घर बनाने के लिए उसका कुछ ना कुछ फिलामेंट्स, ऐसे कुछ चीजें तो चाहिए कि ना, जो इसका इसको सपोर्ट प्रदान करें ना, इसको सपोर्ट जो देंगे ना, तो वो उस चीज के लिए ये चीजें आती है। फिर लेवल ऑफ क्रोमेटिन पैकेजिंग की अगर आप देखेंगे तो इसमें क्रोमेटिन पैकेजिंग कैसे होती है ना, जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स में बने होते हैं, डीएनए कैसे इसके अंदर पैकिंग होगी। तो ये आगे जब जेनेटिक वाला पढ़ेंगे हम, तो उसमें एक आता है हिस्टोन मॉडल आता है ना, हिस्टोन हिस्टोन मॉडल आता है, तो हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से ये कैसे इसके अंदर पैकेजिंग होती है, वो चीजें इसके अंदर है। फिर ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जब पैकेजिंग होगी तो ये डीएनए वगैरह या आरएनए ये पैकेजिंग होकर ऐसे क्रोमोसोम जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये है क्या, है तो जेनेटिक मटेरियल ये। तो 2 लेयर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो मटेरियल्स को अलाउ करते हैं कि वो न्यूक्लियस को छोड़ भी सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर एंटर भी कर सकते हैं। तो न्यूक्लियस का मेन काम हो गया हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखना। न्यूक्लियस के अंदर ही एक रीजन है न्यूक्लियोलस, डेंस पार्ट है, फाइब्रस है। ठीक है, इसमें आरएनए, ठीक है, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, 3 तरह के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, है ना, जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो ये उस चीज के लिए है। अब आ जाती है कि राइबोसोम्स, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन बनाना इनका काम है। ठीक है, और ठीक है, आरआरएनए मेनली राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं ये बनाते हैं, ये इससे अटैच होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s और यूकैरियोटिक में 80s मिलेगा। 70 की 2 यूनिट होगी, 50 एंड 20, 50 एंड 20, और इसकी होगी 50 एंड 30। 50 वाली जो यूनिट होती है ये लार्ज यूनिट होती है, 30 वाली जो होती है ये स्मॉल यूनिट होती है। लार्ज यूनिट लगभग 31 तरह के प्रोटीन्स बनाएगी, और स्मॉल यूनिट मोस्ट ऑफ 20 तरह के प्रोटीन्स सिंथेसिस करती है। तो ये इसी चीज के ऊपर बेस है। ये देखिए लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट ये बनाएगी लगभग आपके, ये देखिए लार्ज यूनिट जो है 31 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ये 21। फिर जो आपकी 50s जो यूनिट है ना, फिर जो आपकी 50s जो यूनिट है, ये 50s यूनिट जो है, ये यूनिट भी आपकी आगे सब डिवाइडेड है। इसमें भी आप देखिए 30s आरएनए एंड 5s, और उसके बाद में आपकी अगर 23s और 50s, 5s, और उसमें फिर 16s एक ही होता है। तो ये चीजें हैं। तो अब हमने देखा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, डबल रेड होता है। न्यूक्लियोलस की बात करें तो इनसाइड द न्यूक्लियस मिलेगी और कंटेन्स आरएनए, है ना। न्यूक्लियोलस में क्या मिलता है, न्यूक्लियोलस में आरएनए मिलता है, और वो आरएनए क्या काम करेगा, है ना। न्यूक्लियोलस में हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोलस में हमें मिलता है आरएनए, और ये आरएनए क्या काम करेगा, प्रोटीन बनाएगा, है ना। आरएनए मिलता है जो प्रोटीन बनाने में काम करेगा। तो ये सारी चीजें, और उससे पहले मैंने बताया था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर जो एक्वस मटेरियल होता है, जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिल्स
रहते हैं वो होता है साइटोप्लाज्म। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा, लिक्विड पार्ट्स भी मिलेगा और फैट भी मिलेंगे, सारी ही चीजें मिलती हैं। और हर सेल के अंदर हमें राइबोसोम मिलेगा। ठीक है, राइबोसोम की बात करी थी एटीएस और 70s, यूकेरियोट में एटीएस मिलता है। सॉरी, एटीएस में थी 60s यूनिट होती है ना, और 30s होती है, और उसमें 50 एंड 30 होती है। और फ्लोटिंग थ्रू द सेल्स मिलते हैं। काम प्रोटीन सिंथेसिस का करेंगे। फ्री राइबोसोम इन साइटोसोल सिंथेसाइज प्रोटीन्स दैट द फंक्शन विद साइटोसोल। साइटोसोल यानी कि जो सेल का मटेरियल है। बाउंड राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द आउटसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर होंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें राइबोसोम नहीं मिलेंगे वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये इनकी स्ट्रक्चर्स देर के लार्ज और स्मॉल यूनिट्स वही आगे एंडोप्लाज्मिक। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स, वेसिकल्स जो ट्रांसफर किए, न्यूक्लियर एनवेलप है ना, ये मेम्ब्रेन्स की बताई हुई ना कि किस किस के बाहर होती है। जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो हमारी कौन कौन सी है, तो न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन्स हैं ना। सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो सेल के अंदर एक तो ये मटेरियल्स की मूवमेंट में काम करेगी। ठीक है, और नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, इस तरह से ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क रहता है। सिस्टर्न स्पेस राइब, और इसके ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप इससे अटैच रहता है ना। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। जब ये नेटवर्क है तो क्या नेटवर्क से क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, है ना। स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक विद राइबोसोम्स। स्मूथ जो होती है वो क्या करेगी, लिपिड बनाएगी, सिंथेसाइज, सिंथेसिस ऑफ लिपिड यानी कि ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स। और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इन द लीवर सेल्स, डिटॉक्सिफिकेशन, ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेगी, कैल्शियम स्टोरेज करेगी मसल्स में। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ना, बाहर की साइड राइबोसोम अटैच होते हैं, है ना। क्या करेगी, प्रोटीन्स बनाएगी, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन देगी, ऑर्गेनिल्स को जो प्रोटीन चाहिए वो बनाएगी। प्रोटीन आर टारगेटेड टू डिटरमाइन लोकेशन अकॉर्डिंग टू द स्टोरिंग सिग्नल्स, फॉस्फोलिपिड्स, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम हो गया, लिपिड्स भी बना रही है, ड्रग के डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम कर रही है, और प्रोटीन भी बना रही है। तो ओवरऑल ये इसके काम है जो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसिस है उसकी मेजर जो साइट है वो हमारा गोल्जी अपरेटस है। सिंथेसिस की मेजर साइट है ये। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीजें बनी बनी हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी। ठीक है, वैक्यूल्स में डालकर, वैक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में ये काम करेगी। ठीक है, ये सिस फेस ट्रांस फेस आप देख लेना ना एक बार। ये सिस फेस होगी, ये ट्रांस फेस होगी, जो सेम होती है वो सिस, अपोजिट जो है वो ट्रांस फेस होगी, है ना। देखिए, जो भी ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सिस फेस टू ट्रांसफर द मटेरियल टू द गोल्जी बॉडी, है ना। वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट में काम कर रही है। ग्लाइकोलाइजेशन, फोस्फोराइलेशन, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे इनके फंक्शंस है। फिर लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम का मतलब क्या होता है, जो डाइजेस्टिव, जो एंजाइम्स जो निकालेगी ना, डाइजेशन का काम करती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, है ना, पॉलीसैकेराइड, फेट, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए ये लाइसोसोम्स के काम है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर टू द गोल्गी बाय प्रोसेसिंग। तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी है, मेन मेन बड़ी बड़ी चीजें पता होनी चाहिए हमें। जो लाइसोसोम्स है डाइजेस्टिव एंजाइम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर देगी, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, और गोल्जी बॉडी क्या काम करती है, पैकेजिंग का काम करती है, मटेरियल के मूवमेंट में काम करती है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की अगर देखेंगे आगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ जाएगा आगे आप देखेंगे तो। ये वैक्यूल्स, है ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स, डाइवर्स फंक्शंस इन सेल मेंटेनेंस, फूड वैक्यूल्स, है ना, फैगोसाइटोसिस की होती है जो एनगल्फ कर लेगी चीजों को और डाइजेशन में काम करेगी।
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो पंपिंग का काम करेगी, सेंट्रल वैक्यूल्स जो प्रोटीन स्टोर का काम करेगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम करेगी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस। क्या करेगा ये? एटीपी बनाता है। और एटीपी क्या करती है? एटीपी से ही तो पावर मिलती है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना? दोनों ही। क्लोरोप्लास्ट फूड बनाकर एनर्जी दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। बोथ आर नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हमने ऊपर देखा था, लाइसोसोम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, गोल्जी बॉडी थी। फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं वो इनके प्रोटीन बनाते हैं, जो हमें साइटोसोल्स यानी कि जो कोशिका द्रव्य है ना, जो सेल का जो लिक्विड पार्ट है उसमें जो फ्री प्रोटीन्स बन रहे हैं राइबोसोम से, वो काम करते हैं इसमें। और इनके खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। और जो अगर आप बात करें आपका जो क्लोरोप्लास्ट है ना, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इनके खुद का डीएनए होता है, कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए, है ना, खुद का होता है इनका, जो डायरेक्ट अपने पॉलीपेप्टाइड्स, जो डायरेक्ट पॉलीपेप्टाइड्स बना रहे हैं ना। साइमल्टेनियसली है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर्स आ गई है ना, इनर मेम्ब्रेन्स जो आ गई इसकी, इसके अंदर यहाँ इसके क्या मिल जाएगा आपको? इसके खुद के डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा। ये इसके मैट्रिक्स है ना। ये इसका साइज दे रखा है 1 to 10 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग हो सकता है ये। इसके अंदर क्रिस्ट है, इसके अंदर जो ये इसके फोल्ड बने हुए हैं, इन फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टे, और इनके बीच में जो पार्ट है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना। तो वो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होगी। और इसका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर आपको इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। प्रोकैरियोटिक लाइक राइबोसोम 70s राइबोसोम्स मिलेंगी, है ना। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ये करेंगे, है ना। ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स आर कैटाबोलाइज्ड इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी सिंथेसिस करेगा जो इसको एनर्जी देंगे। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर जो दे रहे हैं सेल का, वो क्लोरोप्लास्ट से ही आ रहा है ना। प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसका भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसका सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिल जाएगी। माइक्रोबॉडीज, प्रोक्सिसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। एंजाइम, है ना, एंजाइम्स दैट ट्रांसफर हाइड्रोजन फ्रॉम वेरियस सब्सटेंसेस, है ना, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंटरमीडिएट्स जो भी है। फिर साइटोस्केल्टन। स्केल्टन का मतलब क्या है? स्केल्टन का मतलब जो इसके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, जो इसको मोशन प्रोवाइड करेंगे ना, जो इसकी प्रोटेक्शन में काम करेंगे, तो वो साइटोस्केल्टन में चीजें आती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये आपको पूरी की पूरी ये जो पीपीटी है आपको हमारे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो एक बार इसको देखिएगा। सीलिया फ्लैजिला जो मोशंस में काम करेंगे ना, मेनली तो हमें ये देखना है कि सीलिया फ्लैजिला बने कैसे होते हैं, काम क्या करते हैं। मेनली सारे सेल ऑर्गेनेल्स का हमें यही चीज देखनी है। बेसिकली उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर में डायग्राम्स बनाने हैं, और उसके बाद में उनके थोड़े से फंक्शंस लिखने होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। मतलब मोस्ट ऑफ जितनी भी सेल्स आती है, स्पर्म की सेल कैसे होती है, ओम की सेल कैसे होती है, माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स कैसे होते हैं ना। और उसके अलावा आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सारी, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये वैक्यूल बना हुआ है जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है चीजों को, है ना। मसल्स फाइबर जो है वो भी यहाँ दे रखे हैं ना। एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है, ये मसल के स्पाज्म में काम करती है ना, मसल के कॉन्ट्रैक्शन और उसमें एक्टिन मायोसिन काम करते हैं। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। तो इतनी चीजें खैर फर्स्ट टॉपिक में हमें सेल बायोलॉजी में नहीं दी है, पर यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो मेनली हमें सेल ऑर्गेनिल्स, उनकी स्ट्रक्चर और वो चीजें देखनी है। तो सेल में प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। फिर प्लांट सेल में क्या मिलेगा, एनिमल सेल के अंदर क्या मिलेगा, फिर जो डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से है, मेम्ब्रेन लेस कौन कौन से हैं, फिर उनके क्या क्या काम है। जैसे एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, राइबोसोम्स कौन बना रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बना रहा है। तो वो सारी चीजें आप इसमें देखना, सब चीजें आपको मिल जाएगी।
तो ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, आप इसको तैयार करते चले। मिलते हैं सेकंड टॉपिक के साथ जिसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा और नेक्स्ट हम बात करते हैं। थैंक यू।